हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। याद रखिएगा कि रीजनल ज्योग्राफी की सीरीज में हम चलते हुए काफी आगे तक आ गए हैं और अब लगभग यह सीरीज खत्म होने वाली है। यदि अभी तक आपने ये वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाएं और इस सीरीज की एक एक वीडियो को अच्छे से अटेंड करें। कारण यह है कि यूपीएससी में रीजनल ज्योग्राफी से आने वाले क्वेश्चंस की संभावना अब काफी बढ़ चुकी है। यदि आप वही पुराना पैटर्न यूपीएससी में लेकर चलेंगे तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि रीजनल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हम माइन्यूट लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व हो जाएंगे ऐसी बात नहीं है, परंतु माइन्यूट लेवल पर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमेशा एक भ्रांति बनी रहती है और उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि आप रीजनल ज्योग्राफी को बाकायदा अच्छे से अटेंड करें। तो यदि अभी तक आपने इस सीरीज के वीडियोस को अटेंड नहीं किया है, नहीं देखा है, तो आप जाएं इसको देखें। और यदि सपोज आप टाइम की कमी के कारण नोट्स नहीं बना पाते हैं तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर जाकर इन पूरे नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यदि ये टेलीग्राम चैनल सपोज आपको नहीं मिलता है तो नाम आगे पीछे कर आप देख लेना, अभिषेक कुमार ज्योग्राफी में भी यह नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। चलिए बिना देरी किए हम प्रारंभ करते हैं आज का स्टेट, जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट की लोकेशन को देखने पर मालूम चलेगा कि एक्चुअल में इसके उत्तर में आपको मौजूद दिखाई देता है गुजरात। यदि मैं भारत का मैप बनाना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से यह भारत का मैप ड्रॉ होगा। अब जब आप यहां पर आएंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को हमने पहले ही कवर कर लिया है। कुछ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, जैसे कि लाइक उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के बारे में हम आगामी वीडियो में, जो आगे आने वाली वीडियोज हैं, उनमें हम डिस्कस कर रहे होंगे। याद रखें कि ये इंडिया के मैप के अकॉर्डिंगली जो महाराष्ट्र है यह आपको इस रीजन में मौजूद दिखाई देता है। इसके उत्तर में आपको मौजूद दिखाई देगा गुजरात, दक्षिण में आता है कर्नाटका, पश्चिम में यदि आप देखें तो अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, और यदि आप पूर्व में जाते हैं तो यहां पर एमपी वाला पोर्शन देखने के लिए मिलेगा। यदि महाराष्ट्र को हम माइन्यूट लेवल पर डिस्कस करते हैं तो आपको मालूम चलेगा भाई कि यहां पर जो खंबात की खाड़ी है, इस खंबात की खाड़ी में दो रिवर अपना मुहाना बनाती हैं, जिसके बारे में हमने गुजरात वाले रीजन में डिस्कस किया था। ये दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियां। प्रायः इन दोनों नदियों को देखने पर ज्ञात होता है कि ये शायद महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर क्रिएट ना करती हैं, परंतु याद रखें कि महाराष्ट्र का एक जिला है जिसको नाम दिया जाता है नंदुरबार। यहां पर मैंने मैप पहले से ड्रॉ कर लिया है। कारण यह है कि भाई वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो, और वीडियो की लेंथ ज्यादा होने पर मुझे लगता है कि भाई आप बीच में वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, तो आप बीच में इस वीडियो को छोड़कर ना जाएं। दैट इज वाई मैंने यहां पर पहले से मैप ड्रॉ कर रखा है। यह हैंड मैपिंग है। मेरी आशा है कि आपको भी हैंड मैपिंग आनी चाहिए। दैट इज वाई मैं यहां पर पीपीटी का यूज ना करते हुए हैंड मैपिंग का यहां पर प्रयोग करता हूं। और ज्योग्राफी को मेरे अनुसार सबसे ज्यादा अच्छा तब माना जाता है जब आप उसमें हैंड मैपिंग करें और लोकेशनल एनालिसिस आप करें। तो यहां पर लोकेशनल एनालिसिस के लिए मैंने ये मैप बना रखा है। यदि आप देखेंगे तो यह है नंदुरबार जिला, और इस नंदुरबार जिले के समीप से दोनों ही नदियां, अर्थात दैट इज ये है नर्मदा और ये ताप्ती नदियां प्रवाहित होती हैं। और इसी ताप्ती नदी पर एक परियोजना भी चलाई गई है जिसको कॉल किया जाता है उकाई परियोजना। ये उकाई परियोजना के कारण याद रखें गुजरात को भी पानी मिलता है और साथ में महाराष्ट्र का भी इसमें अहम रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ताप्ती नदी पर बनी एक उकाई परियोजना को मैंने यहां पर लोकेट किया है। ये येलो कलर से आप देख पाएंगे। इसकी नेमिंग मैं कुछ यहां पर कर देता हूं। दैट इज ये है हमारी उकाई परियोजना, या फिर इसी को कॉल किया जाता है उकाई प्रोजेक्ट के नाम से। इज दैट क्लियर? चलिए आगे जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो इसी के ऊपर नर्मदा है जो कि महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाती हुई आगे आ रही है, और ये दोनों ही नदियां खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर रही हैं। ये खंबात की खाड़ी का नाम हमने पहले ही देख लिया था कि इसके ऊपर जो गुजरात वाला रीजन है, यहां एक कस्बा है जिसका नाम है खंबात, और खंबात के पीछे आपको नजर आता है आनंद, जो कि अमूल का केंद्र माना जाता है, अर्थात इसका फुल फॉर्म ही है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्लियर? तो यहां से दोनों नदियां गुजरती हैं और ये दोनों नदियां खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन के अनुसार इसको हमने 3 फिजियोग्राफी डिवीजन में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला आता है तटीय क्षेत्र। और ये तटीय क्षेत्र कौन सा है भाई? तो इसको नाम दिया जाता है पश्चिम तटीय क्षेत्र का। और पश्चिम तटीय क्षेत्र जिसका विस्तार इस महाराष्ट्र रीजन में देखने के लिए मिलेगा, इसे कॉल किया जाता है एक्चुअली कोंकण तट। और पूरा का पूरा पश्चिम तटीय मैदान
जिस क्रिया के द्वारा निर्मित है इसको नाम दिया जाता है निज्जमनकारी बल। और निज्जमन क्रिया के द्वारा जिस भी तटीय मैदान का निर्माण होता है यह एक प्रकार के जलमग्न तट का उदाहरण होता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं शायद बताना भूल जाऊंगा आगे। दैट इज वाई मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूं भाई कि समस्त यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए प्रतिज्ञा प्लस बैचेस लॉन्च किए गए हैं। और यदि आप इनिशियल स्टेज पर हैं और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हैं, पूरा यूपीएससी का सिलेबस आपकी आंखों में बसा हो, इस हिसाब से आप कवर करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है एक ऐसे टीचर का चयन जिसने कभी ना कभी यूपीएससी को ना केवल दिया हो बल्कि इस एग्जाम को फील भी किया हो, इसको अपने एज अ लाइफ जिया हो। तो ऐसे फैकल्टी के साथ जब आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा सुगम हो जाती है और ऐसे टीचर का चयन कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कारण क्या है कि भाई यदि आज की कंडीशन में आप देखेंगे तो आज की कंडीशन में ऐसे टीचर्स का मिल पाना कि जो यूपीएससी के लिए आपको सही गाइडेंस दे, आप किसी से भी पूछें तो आज हर कोई यूपीएससी पर ज्ञान देने के लिए बैठा है, परंतु ऐसा टीचर जो वाकई में यूपीएससी के बारे में जानता है, जिसने वाकई में इसका एक्सपीरियंस लिया है और वाकई में इसकी प्रिपरेशन की है, ऐसे टीचर आपको स्टडी आईक्यू आईएएस प्रोवाइड कराता है। और जब स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी के साथ आप प्रिपरेशन करते हैं तो ना केवल आपकी तैयारी कराई जाती है बल्कि वीकली टेस्ट पर भी यहां पर फोकस किया जाता है। और वीकली टेस्ट होने के साथ साथ आपके परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखा जाता है कि आपका परफॉर्मेंस कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है, और यदि बिगड़ रहा है तो आप इसको किस प्रकार से सुधार सकते हैं, इसके लिए मेंटोर भी आपको अलॉट किए जाते हैं जो कि आपके पर्सनल मेंटोर होते हैं। याद रखिएगा कि ये बैचेस आपको एकेबी लाइव कोड के साथ 24,999 रुपए में पड़ेंगे। हो सकता है कि इससे भी कम अमाउंट में आपको ये बैचेस अवेल करने का मौका मिले। यदि इन बैचेस से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप स्टडी आईक्यू आईएएस के प्लेटफॉर्म पर कॉल कर इसको क्लियर कर सकते हैं। ये बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं 10 सितंबर से। और इन सब में इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि एक्सपर्ट फैकल्टी में जो हमारे टॉप लेवल फैकल्टी हैं, अमृत उपाध्याय सर, आई थिंक आप इन सभी को जानते होंगे, अमृत उपाध्याय सर के गाइडेंस में आपको ये पूरी की पूरी पॉलिटी कवर कराई जाएगी। अर्थात एक ऐसे फैकल्टी जो कि इंडिया के टॉप लेवल फैकल्टी में काउंट किए जाते हैं, उनके साथ आपको पॉलिटी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मिलेगा। और यदि आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो यह जो फीस आप दे रहे हैं ये पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। साथ में यदि आप वीकली टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हर हफ्ते आपके अकाउंट में 11,000 रुपए तक स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी की ओर से आ सकते हैं। बस करना यह है कि क्लास जब खत्म हो तो सिलेबस जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसको एक बार रिवाइज करना है, कम से कम दिन में 2 बार रिवाइज करना है, एक बार क्लास खत्म होने से के बाद और एक बार नेक्स्ट डे क्लास में आने से पहले, ताकि वह चीज आपके मन में, वह चैप्टर आपके मन में अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। और यदि एक बार ये आपके मन में, आपके जहन में बैठ गया तो फिर इससे आने वाली जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आप, मैं बता रहा हूं कि 100% श्योरिटी के साथ हिट कर पाएंगे। और याद रखिएगा कि यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होती, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन को चूज करना बड़ी बात होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी आपकी इंटेलिजेंसी की नहीं, आपके चयन की परीक्षा है। कारण यह है कि भाई यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आपका आंसर चेंज हो जाता है। देयर शुड नॉट टू बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन और डिलेमा व्हाइल चूजिंग द ऑप्शन ऑन यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अर्थात ऑप्शंस को चूज करते समय किसी भी प्रकार की भ्रांति, किसी भी प्रकार का संशय आपके मन में ना हो, इसके लिए ये स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी के प्रतिज्ञा प्लस बैचेस काम आएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं वापस से हम अपना सिलेबस, अपना चैप्टर। जैसे कि आप देख पाएंगे कि उत्तर से 2 नदियां आ रही हैं, एक है नर्मदा और एक है ताप्ती नदियां। ये दोनों ही नदियां नंदुरबार के समीप से प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर रही हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है पश्चिम तटीय क्षेत्र, एक आता है ये पिंक वाला जो आपको दिखाई दे रहा है पश्चिमी घाट पर्वत, और इसके पूर्व में जो आपको क्षेत्र दिखाई देता है दैट इज ये पूरा का पूरा दक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है, जिसको मैंने किसी भी प्रकार से कोई कलर नहीं दिया है। पिंक वाला है पश्चिमी घाट पर्वत और येलो वाला है पश्चिम तटीय क्षेत्र। जरा इसकी हम बात करें तो आप ऐसा जानते होंगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूं भाई, है ना, ये प्रैक्टिस थी। यहां पर यदि आप देखेंगे तो क्रिटेशियस काल, पृथ्वी की जो भूगर्भिक समय सारणी है, इसको हमने
16 युगों में विभाजित कर रखा है और इन 16 युगों में से एक युग निकल कर आता है, दैट इज क्रिटेशियस काल। और क्रिटेशियस काल में संपूर्ण विश्व में एक घटना बहुत इंपॉर्टेंट घटित होती है कि हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया अर्थात प्रायद्वीपीय भारत है, यह अफ्रीका महाद्वीप से पृथक होकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है और यह हिंद महासागर के ऊपर से गुजर रहा होता है। यहां एक हॉटस्पॉट आपको दिखाई देगा जो कि प्रेजेंट टाइम में भी है, यदि आप एटलस में जाएंगे तो ये इजिली आपको मिल जाएगा। इसका नाम है रीयूनियन हॉटस्पॉट और रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरने के कारण यहां पर लावा का उद्गार होता है। कारण यह है कि आज भी यदि आप रीयूनियन हॉटस्पॉट को देखेंगे तो आज भी यह न्यूज में बना रहता है कि यहां पर ज्वालामुखी के लावा का दरारी उद्गार आपको वास्तविकता में देखने के लिए मिलेगा। और जब इसी के ऊपर से प्रायद्वीपीय भारत प्रवाहित होता है तो यह लावा पूरे के पूरे पेनिनसुलर इंडिया में शिफ्ट कर जाता है और जब यह फैलता है तो इसके ठंडे होने के कारण जिस प्लेट्यू का एक्चुअल में निर्माण होता है दैट इज कॉल्ड दक्कन प्लेट्यू या फिर दक्कन का पठार। और इस दक्कन के पठार का विस्तार पूरे प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भाग में आपको मौजूद दिखाई देता है, अर्थात इस वाले रीजन में दक्कन प्लेट्यू का निर्माण होता है, जिसको अलग अलग राज्यों में बट ऑब्वियस है कि अलग अलग नामों से जाना जाएगा। जैसे जब आप एमपी में आते हैं तो इसको कॉल किया जाता है मालवा प्लेट्यू, कर्नाटका में इसको कर्नाटका का पठार या फिर कर्नाटका का मैदान कॉल किया जाता है। जो एक्चुअल दक्कन का पठार है ये आता है महाराष्ट्र राज्य में। जब आप एमपी में आते हैं तो इसको मालवा प्लेट्यू नाम दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य पठार का नाम दिया जाता है, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। याद रखें कि इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, परंतु ये इनिशियल स्टेज थी कि भाई आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र राज्य कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जिसको हमने केवल और केवल फिजियोग्राफिक डिवीजन के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया है, बल्कि भूगर्भिक समय सारणी के अकॉर्डिंगली इसका पृथ्वी के भूगर्भिक युग से बहुत ही गहरा नाता है। और यदि ये यहां पर दक्कन का पठार मौजूद है तो यही एक रीजन है कि आपको महाराष्ट्र रीजन में बहुत ही ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन मौजूद दिखाई देता है। इज दैट क्लियर? चलिए यहां पर यदि आप देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस तटीय क्षेत्र की। तो इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट पर्वत और इस तटीय क्षेत्र को नाम दिया जाता है कोंकण तट। और यहां पर एक फेमस प्लेस है जिसका नाम है जल्दापारा वाला क्षेत्र। और यह जल्दापारा मेनली फेमस माना जाता है अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट प्लेस यहां पर आती है मुंबई। और यह जो मुंबई है, याद रखिएगा कि अभी हम देखते हैं, यदि इंडिया को मैं दो पार्ट्स में सेपरेट करने का प्रयास करूं तो आप पाएंगे कि भाई यहां पर इसको मैंने ऐसे दो पार्ट्स में सेपरेट किया। इसका यह वाला रीजन ज्यादा डेवलप है, इसका यह वाला रीजन कम डेवलप दिखाई देता है। अर्थात एक लाइन में कहा जाए तो ईस्टर्न इंडिया के कंपैरेटिवली, पूर्वी भारत के कंपैरेटिवली आपको पश्चिमी भारत ज्यादा डेवलप दिखाई देता है आज वर्तमान कंडीशन के अकॉर्डिंगली। इंडस्ट्रियलाइजेशन देखो या फिर अन्य गतिविधियों को देखो, क्यों है भाई ऐसा? बल्कि यदि आप प्राचीन समय में जाएं तो मौर्य डायनेस्टी है, जितनी भी शुंगा डायनेस्टीज हैं, है ना, ये जितनी भी डायनेस्टी हैं, जितने भी साम्राज्य हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनका केंद्र आपको बंगाल में देखने के लिए मिलेगा। अर्थात जो प्रॉस्पेरिटी, जो समृद्धता आज हम देख रहे हैं कि पश्चिमी भारत में है, वह समृद्धता कहीं ना कहीं हुआ करती थी इस पूर्वी भारत में। इस पूर्वी भारत से यह शिफ्ट कैसे हुई इस पश्चिमी भारत में, यह बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और आज आप पाएंगे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका ये ऐसी डेवलप्ड स्टेट हैं जिनका कंपैरिजन पूरे भारत में कहीं से नहीं किया जा सकता। इसका मेन रीजन था कि भाई यदि आप वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली देखें तो वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली ये न्यू वर्ल्ड से, अर्थात यूरोप और साथ में यहां पर एक और नाम आता है यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, इनको काउंट किया जाता है न्यू वर्ल्ड में। इनके साथ कनेक्टिविटी इसकी बहुत बेटर थी और इसकी कनेक्टिविटी को और अधिक बेटर बनाने के लिए आवश्यक था कि समुद्री दूरी को कम किया जाए। और समुद्री दूरी को कम करने के लिए हमने वेस्टर्न इंडिया को डेवलप करना चालू किया। हमने, अर्थात उस समय जो हमारे यहां विदेशी शक्तियां आई, उन्होंने अपना सेंटर स्थापित करना चालू किया इस वेस्टर्न इंडिया में। और दैट इज वाई कि आप पाएंगे कि भाई धीरे धीरे यह जो डेवलपमेंट था यह शिफ्ट होता गया ईस्टर्न इंडिया से वेस्टर्न इंडिया की ओर। और आज आप पाते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न स्टेट्स ज्यादा डेवलप्ड दिखाई देते हैं कंपैरेटिवली ईस्टर्न स्टेट से। इज दैट क्लियर? अब यहां पर मैंने जो दो वर्ड यूज किया, अर्थात एक है न्यू वर्ल्ड और एक है ओल्ड वर्ल्ड, इसका क्या अभिप्राय है?
तो आप पूरे वर्ल्ड को, पूरे कॉन्टिनेंट को कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये जो मैंने इमेजिनरी लाइन बनाई है, इसका इस साइड वाला एरिया अर्थात पूर्व साइड वाला एरिया कंपैरेटिवली डेवलपिंग नेशन है, और यदि इसके वेस्टर्न कंट्रीज की हम बात करें तो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यानी कि ये विकसित हैं और ये विकासशील हैं। अब इस विकसित, और ऐसा पहले से नहीं था, ऐसा पहले से नहीं था, ये बाद में हुआ। कब? तो जो आप देखेंगे 1600 ईस्वी के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1600 ईस्वी के आसपास, और फिर यहां से जो डेवलपमेंट था उसका मोबिलाइज, यहां पर शिफ्टिंग चालू होती है, और इसी शिफ्टिंग के द्वारा वह प्रॉस्पेरिटी जो कि ईस्टर्न पार्ट में हुआ करती थी, या ईस्टर्न पार्ट से शिफ्ट होना चालू हो जाती है वेस्टर्न पार्ट की ओर। परंतु जब यह शिफ्टिंग चालू होती है तो याद रखिएगा इस समय तक जो मुंबई है, यह मुंबई एक्चुअल में एक द्वीपीय क्षेत्र था, यानी कि जैसा मुंबई आज दिखाई दे रहा है, जिसको हम कभी ना सोने वाला शहर बोलते हैं, यह ऐसा नहीं था। इस समय मुंबई 7 द्वीपों के रूप में विभक्त था, और इनको कहा जाता था एलिफेंटा द्वीप समूह या एलिफेंटा ग्रुप ऑफ आइलैंड। आवश्यकता यह थी कि भाई यहां पर अन्य स्टेट से या फिर अन्य कंट्रीज के साथ इसकी कनेक्टिविटी बना पाने के लिए हमको इसको कनेक्ट करना था, हमको इसको डेवलप करना था, लाइक जैसे पहले का बंगाल था। और इसको डेवलप करने के लिए फिर हमने धीरे धीरे एक प्रोजेक्ट निकाला, हमने नहीं, जो हमारे यहाँ विदेशी शक्तियां आई थी उन्होंने, कि ये जो 7 आइलैंड्स थे इनको कनेक्ट करके एक आइलैंड बनाया गया, और यह जो आइलैंड बना इसका नाम था मुंबई। अब इसका मतलब यह नहीं है कि मुंबई आज भी एक आइलैंड है, भाई आज आपको मुंबई भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ नजर आता है, परंतु वास्तविकता में देखा जाए तो इसकी स्थिति द्वीपीय है, और यहां पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है पूरे भारत का। अब आवश्यकता थी तो हमने इसको डेवलप किया, और डेवलप करने पर यहां पर जो शहर बचा उसको मुंबई नाम दिया गया। और चूंकि यहां पर पूरे वर्ल्ड से आवागमन आसान था, और इसीलिए आप पाएंगे कि यहां का फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां का डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा तेजी से हुआ। और फिर आप पाएंगे कि जो विदेशी कंपनियां थीं उनका भी यहां पर आगमन होता है, चूंकि कच्चा माल भी यहां पर मौजूद था लॉयस के रूप में और साथ में कपास के रूप में, तो अन्य इंडस्ट्रीज की भी यहां पर स्थापना होती है। और इसीलिए आज आपको यह वेस्टर्न इंडिया कंपैरेटिवली ईस्टर्न इंडिया के ज्यादा डेवलप दिखाई देता है। याद रखें कि यहां पर एक हुआ जल्दापारा और एक हुआ मुंबई। इसी के आसपास आपको बांद्रा भी दिखाई देगा, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस के लिए जाना जाता है। और जब आप इसी में आगे बढ़ते हैं तो इसी के आगे जाने पर आपको पश्चिमी घाट पर्वत, जो कि मैंने पिंकिश कलर से यहां पर ड्रॉ कर रखा है, पश्चिमी घाट पर्वत नजर आएगा। पश्चिमी घाट पर्वत पर 2 मेन दर्रे हैं। इसको हम समझें उससे पहले याद रखिएगा कि 2 सिटीज हैं महाराष्ट्र की, एक आती है नासिक और एक लोकेटेड है पुणे। ये नासिक और पुणे इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये कनेक्ट होती हैं मुंबई वाले क्षेत्र से। अब यदि मान लो सपोज करो कि आप मुंबई में खड़े हुए हो और मुंबई से आपको नासिक जाना है और मुंबई से आपको पुणे जाना है, तो इसमें एक विकट समस्या यह है कि एक विशालकाय माउंटेन यहां पर खड़ा हुआ है, और इस विशालकाय माउंटेन को नाम दिया जा रहा है पश्चिमी घाट पर्वत। जनरली स्टूडेंट एक गलती कर देते हैं कि भाई पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री कॉल कर देते हैं। याद रखना, पूरे पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री नाम नहीं दिया जाता। वह पश्चिमी घाट पर्वत जो कि महाराष्ट्र राज्य में लोकेटेड है, इसे कहा जाता है सह्याद्री। और इसी सह्याद्री को हमने पार करने के लिए, शिवालिक से बड़ा है ये, इस सह्याद्री को पार करने के लिए हमने यहां पर 2 दर्रों का निर्माण किया है जो कि नेचुरल है। इनमें से एक आता है थाल घाट, एक आपको देखने के लिए मिलेगा थाल घाट, और एक बच्चे आपको देखने के लिए मिलेगा भोर घाट। अब मैं आपको एक हिंट देता हूं थोड़ा सा, कि जब तक ये मैप आप अपने हाथ से ड्रॉ नहीं कर लेते, या फिर जब तक आप इसको मोबाइल में लेकर जूम कर कर नहीं देख लेते, मैं गारंटी देता हूं कि ये मैप आपको नहीं समझ में आने वाला। इसके लिए आवश्यक है कि या तो आप इसको जाकर ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें, या फिर आप इसको अपनी कॉपी में स्वयं ड्रॉ कर लें। मैप जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब यहां पर चूंकि प्लेसेस पास पास है, तो भाई ये थोड़ा सा कंसिडरेबल बात है कि जब आप यहां पर आएंगे तो एक नासिक है और एक आता है पुणे। यदि आपको मुंबई से नासिक जाना है तो इसके लिए जिस दर्रे का प्रयोग करेंगे आप, दैट इज थाल घाट दर्रा। और मुंबई से पुणे आने के लिए जिस दर्रे का प्रयोग किया जाता है यह है भोर घाट दर्रा। और ये दोनों ही दर्रे सह्याद्री के महाराष्ट्र राज्य में स्थित सबसे फेमस दर्रे माने जाते हैं। दूसरी बात कि जब आप यहीं पर देखेंगे तो नासिक के समीप ही इस सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी दिखाई देती है, दैट इज कलसूबाई। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का अर्थ क्या है भाई?
इसका अर्थ होता है कि यह महाराष्ट्र राज्य की, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि पूरे के पूरे पश्चिमी घाट पर्वत की। यह है हमारी कलसूबाई चोटी, जो कि नासिक के समीप आती है। और जब बात हुई है इस कलसूबाई की, तो कलसूबाई के जब आप दक्षिण में आते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देती है, दैट इज त्र्यंबक पहाड़ी। और त्र्यंबक पहाड़ी से जिस रिवर का ओरिजिन होता है, इसे नाम दिया जाता है गोदावरी। तो यहां पर याद रखिएगा कि सबसे पहले पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व में दो जिले, एक है नासिक और एक है पुणे, इनको कनेक्ट करने वाले दर्रे थाल घाट और भोर घाट। और यहां पर ये नासिक और पुणे दोनों ही काउंट किए जाते हैं वृष्टि छाया प्रदेश में। वृष्टि छाया प्रदेश यानी कि ऐसा क्षेत्र जो कि पर्वत के दूसरी ओर होता है, और यहां पर पर्वत के एक भाग की अपेक्षा कंपैरेटिवली कम वर्षा होती है, यानी कि यह अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यह कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहां पर जिस एरिया में कम वर्षा हो रही है उसे नाम दिया जाता है वृष्टि छाया प्रदेश या फिर रेन शैडो जोन। वैसे तो पश्चिमी घाट पर्वत का पूरा पूर्वी भाग ही वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, परंतु यदि दो मेन रीजन्स की हम बात करते हैं तो एक है नासिक और एक है पुणे, जो कि वृष्टि छाया प्रदेश में काउंट किए जाते हैं। और इसके वृष्टि छाया प्रदेश होने का कारण क्या है? यह सबसे बड़ा सह्याद्री, यहां पर यह कलसूबाई चोटी जो कि सबसे ऊंची है, त्र्यंबक पहाड़ी जहां से गोदावरी रिवर का ओरिजिन हो रहा है, और यह गोदावरी रिवर जा रही है और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बना रही है। इसके बारे में वहां पर हम डिस्कस करेंगे। पश्चात यहां पर याद रखें कि इसी के ऊपर यह जो नंदुरबार जिला है, इसी के समीप एक चोटी है जिसका नाम है साहेर पहाड़ी, और यह साहेर पहाड़ी इस महाराष्ट्र की सेकंड हाईएस्ट पीक आती है, यानी कि सेकंड हाईएस्ट पीक में ये काउंट की जाती है। इज दैट क्लियर? पश्चात जब आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ऊपर पहुंचने पर आपको एक और पीक दिखाई देगी, इसको नाम दिया जाता है भीमशंकर पहाड़ी, भीमशंकर हिल। और इस भीमशंकर पहाड़ी से जिस रिवर का ओरिजिन होता है यह है भीमा नदी। अब जरा भीमा नदी के बारे में हम डिस्कस करें तो याद रखिएगा बच्चे कि यह भीमा नदी प्रायद्वीपीय भारत का अपवाद मानी जाती है। इसका मेन कारण क्या है कि भीमा नदी की घाटी को जब आप देखते हैं ना, तो यह भीमा नदी की घाटी प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर भ्रंशन की क्रिया हो रही है। आपके मन में नर्मदा भी आ रही है, तो नर्मदा में भी हो रही है, परंतु यहां पर नेचुरली आधार पर जब भीमा नदी इस क्षेत्र में प्रवाहित नहीं होती थी, जब से यह एक्टिविटी हो रही है। इसका परिणाम है, इसके रिजल्ट के परिणाम स्वरूप कहा जाता है कि सर यदि भविष्य में कभी पेनिनसुलर इंडिया टूटता है तो इसी भीमा नदी घाटी के आसपास से यह टूटेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वर्ष 2001 में जो भुज भूकंप आया था, जब इसके कारणों पर गौर किया जाता है तो इसके कारणों में पता चलता है कि इसका सबसे मेन कारण है यह भीमा नदी की घाटी वाला एरिया। दैट इज वाई यह भीमशंकर की पहाड़ी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे नीचे आने पर फिर आपको ये पहाड़ियों का क्रम याद रखना है, और नीचे आएंगे तो एक और चोटी है जिसका नाम है महाबलेश्वर, जो कि एक स्वतः हिल स्टेशन भी है। और इस महाबलेश्वर चोटी से जिस रिवर का ओरिजिन होता है इसे नाम दिया जाता है कृष्णा नदी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में इसको काउंट किया जाता है। और यही गोदावरी और कृष्णा नदियां जाकर आंध्र प्रदेश में पेनिनसुलर इंडिया के सबसे बड़े डेल्टा, दैट इज नाम है इसका गोदावरी कृष्णा डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। इसके नीचे आएंगे तो इसके नीचे आपको दिखाई देता है गोवा, ये आता है हमारा गोवा वाला क्षेत्र। और गोवा में दो रिवर्स आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, एक है ज्वारी और एक आती है मांडवी नदी। और ये मांडवी नदी पर ही दुग्ध सागर जलप्रपात स्थित है, जो कि गोवा का बहुत ही फेमस जलप्रपात है। यदि आप लोग गोवा गए हो कभी तो आपने यह वाटरफॉल अवश्य देखा होगा, हो ना हो हम जानते भले ही नहीं है, परंतु हम इसको विजिट जरूर करते हैं गोवा जाने पर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस ये मानी जाती है। वहां पर टूरिस्ट हब माना जाता है इस दुग्ध सागर वाटरफॉल को। ये कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि दुग्ध सागर वाटरफॉल आपको एमपी में भी कहीं लोकेटेड मिलेगा, कहां आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ये गोवा में भी लोकेटेड मिलता है। इज दैट क्लियर? पश्चात इसके जब आप इसके पूर्वी भाग को देखते हैं तो पूर्वी भाग पर जो पठारी भाग है इसे एक्चुअल में नाम दिया जाता है क्या? इसे नाम दिया जाता है दक्कन प्लेट्यू वाला क्षेत्र। तो सबसे पहले हमने पश्चिमी घाट को डिस्कस, पश्चिमी तटीय क्षेत्र को डिस्कस किया, जिसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और यह कोंकण तट पर बसा हुआ यह मुंबई जाना जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए, क्योंकि जब भारत में मानसून का आगमन होता है, यदि सपोज यह भारत है तो भारत में जब मानसून का आगमन होता है तो इसके द्वारा सबसे प्रभावित क्षेत्र जो माना जाता है इसको नाम दिया जाता है
एक्चुअल में मुंबई। यानी कि आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि भारत में मानसून का आगमन हुआ नहीं, कि बाढ़ आ जाती है मुंबई में। इसका मेन कारण क्या है कि मुंबई की स्थिति एक्चुअल में द्वीपीय है और यह पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में स्थित है और इसीलिए यहां पर निर्मित होने वाले बादल अपनी आधे से अधिक आर्द्रता को छोड़ देते हैं इस रीजन में। दैट इज वाई यहां पर आपको लेटराइट मृदा का विस्तार और यहां पर बाढ़ की समस्या आपको अक्सर दिखाई देती है और मुंबई यहीं पर है, तो यही कारण बनता है यहां पर बाढ़ आने का। पश्चात इसके आप याद रखें, हमने डिस्कस किया पश्चिमी घाट पर्वत, यहां पर विभिन्न पीक्स के बारे में हमने जाना, दर्रों के बारे में जाना, यहाँ की मेजर सिटीज के बारे में हमने डिस्कस किया। और अंदर आएंगे तो आपको दक्कन प्लेट्यू मिलेगा और इस दक्कन प्लेट्यू पर याद रखें कि इसका निर्माण इस प्रोसेस के थ्रू हुआ है, अर्थात रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरने के कारण। और हर वो पठार जिसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के दरारीय उद्गार से होता है, याद रखें यहां पर पाई जाने वाली जो रॉक्स होती हैं इन्हें नाम दिया जाता है बेसाल्टिक चट्टान। और यहां पर जो बेसाल्ट चट्टानें मौजूद हैं, यहां मेजर रूप से प्याज और कपास का उत्पादन किया जाता है। अब शायद आप कपास को जानते हो कि ये एक प्रकार का कच्चा माल है किसके लिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। तो चूंकि यहां पर बहुत अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है, दैट इज वाई महाराष्ट्र में आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा मिलेंगी। शायद सेम बात हमने गुजरात में डिस्कस नहीं की थी क्या? इसका एक मेन रीजन था कि काठियावाड़ पठार पर भी आपको इस दक्कन के पठार का विस्तार देखने के लिए मिलेगा, जिसको गुजरात में हमने काठियावाड़ नाम दिया था। यहां पर भी काली मृदा है जो कि बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से बनती है और इसी काली मृदा में कपास और मूंगफली का उत्पादन आप कर रहे थे। सेम एज महाराष्ट्र में भी आपको अप्लाई करना है। अब जब आप आगे आएंगे तो याद रखें कि यहां पर इस दक्कन पठार पर इसके अलावा यानी कि इंडस्ट्रियल हब के अलावा यह मेनली जाना जाता है किसके लिए? कुछ पहाड़ियों के लिए, जिनमें सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट पहाड़ियां मुख्य हैं। अब यहां पर पहाड़ियों का क्रम देखने पर आपको एटलस में कुछ अलग मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि भाई आप अपनी जिस भी सिटी में रहते हैं वहां का मैप देखना, तो क्या जहां पर जैसे लाइक यदि इंदौर है तो इंदौर नाम जहां एटलस में लिखा हुआ है क्या वहीं पर लोकेटेड है? बस नहीं, उसका एरिया बड़ा है ना, तो बस एरिया के अकॉर्डिंगली आप समझना। यहां मुझे कहीं लोकेट करना था, दैट इज वाई मैंने यहां पर बनाया है सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट पहाड़ियां। ये आपको यहां की मुख्य पहाड़ियां देखने के लिए मिलेंगी और इन्हीं के मध्य से प्रवाहित होती है ये गोदावरी नदी। और इस दक्कन के पठार का निर्माण वर्तमान से करोड़ों वर्ष पहले हुआ है। दैट इज वाई यहां पर प्रवाहित होने वाली इन नदियों ने, अर्थात गोदावरी, कृष्णा, चाहे ऊपर से ताप्ती हो और भीमा नदी हो या फिर यहां से प्रवाहित होने वाली ज्वारी और मांडवी नदियां हो, इसने इस दक्कन के पठार का अपर्दन किया है। और अपर्दन के कारण आप पाएंगे कि इस दक्कन प्लेट्यू पर एक प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हुआ है और इस स्थलाकृति को कहा जाता है स्टेप स्थलाकृति या फिर स्टेप टोपोग्राफी। क्या होती है ये स्टेप स्थलाकृति? तो जब नदियों के अपर्दन के कारण यहां पर कुछ इस प्रकार की स्थलाकृतियां बने, अर्थात एक बार लावा इस प्रकार से फैला, दूसरी बार यह आकृतियां कुछ ऐसी हो गई, तो आप पाएंगे कि ये स्टेप बाय स्टेप आकृति बनती हैं और इन्हीं को कॉल किया जाता है स्टेप स्थलाकृति। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिए ये जो दक्कन प्लेट्यू है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में यदि यहां पर पाई जाने वाली बायोडायवर्सिटी को समझने का हम प्रयास करते हैं, तो ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडायवर्सिटी मौजूद देखने के लिए मिलती है पूरे भारत की, इवन पूरे वर्ल्ड की। कारण क्या है कि एक प्रोजेक्ट है, एक बेसिकली एक प्रोजेक्ट बोला जाएगा या फिर उसको एक परियोजना है जिसका नाम है हॉटस्पॉट, यानी कि एक प्रोजेक्ट है। और ये हॉटस्पॉट प्रोजेक्ट के जरिए वर्ल्ड में ऐसे जितने भी क्षेत्र होते हैं जहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत अधिक पाई जाती है और साथ में उसको संरक्षण की आवश्यकता होती है, उसे हॉटस्पॉट की कैटेगरी में रखा जाता है। भारत में ऐसे 4 हॉटस्पॉट हैं और इन 4 हॉटस्पॉट में से एक आता है यह पश्चिमी घाट पर्वत, है ना? कहाँ गया ये पिंक वाला पश्चिमी घाट पर्वत। और ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसी का एक विस्तार है महाराष्ट्र में। दैट इज वाई आप यह बोल सकते हैं कि भाई यहां पर यह जो पश्चिमी घाट पर्वत है यह बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की कैटेगरी से या फिर बायोडायवर्सिटी के अकॉर्डिंगली
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लॉयन टेल्ड मकाऊ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको कई प्रकार की लगभग 1500 से अधिक वनस्पतियों की प्रजातियां देखने के लिए मिलेंगी। कई प्रकार के वन्य जीव यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। दैट इज वाई इस क्षेत्र में हमने कई प्रकार के वन्य जीव अभ्यारण्य और साथ में नेशनल पार्क्स की भी स्थापना कर रखी है। यह था महाराष्ट्र राज्य का एक माइन्यूट लेवल पर डिस्कशन। और यदि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से करना चाहते हैं तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि आप हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आपका कोई सजेशन है मेरे लिए तो यह ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर तो इनवाइट है ही, और साथ में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आने वाले वीडियो में आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे वह टॉपिक मेंशन कर दें। यदि पॉसिबल हुआ तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो अवश्य लेकर आऊंगा। ऐसा कोई भी सजेशन रहता है तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आप अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? यदि वीडियो पसंद आया हो तो मैं बस आपसे 2-3 बातें यहां पर चाहता हूं कि एक तो आप इसे लाइक करें भाई, दूसरी बात है यहां पर अपना पॉजिटिव कमेंट छोड़कर जाएं, और तीसरी बात है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक्चुअल में जितना ज़्यादा इस पर एंगेजमेंट आता है हमें उतना ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि आगे आने वाले वीडियोस में हम उतना अच्छा कंटेंट आपके समक्ष डिलीवर करें। इज दैट क्लियर? मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में आने वाले मंगलवार में, और यहां पर हम एक नए स्टेट को कवर अप कर रहे होंगे। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।